तो आज एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी इंसान के अंदर जीवन भर से चली आ रही किसी मान्यता पर सवाल उठाने की हिम्मत कहाँ से आती है? अच्छा सवाल है। वो कौन सी चिंगारी होती है जो मतलब सालों के अंधेरे को चुनौती दे देती है? बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर हम मानते हैं कि लोग बदलते नहीं, खासकर जब बात परिवार और परंपरा की हो। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी बदलाव आता है, और वो भी बहुत नाटकीय तरीके से। हाँ, और इसी बदलाव की कहानी को समझने के लिए आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें 2023 की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की दुनिया में ले जाती है। अच्छा। हमारे पास फिल्म से जुड़े कई विश्लेषण हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बताते, बल्कि किरदारों की सोच और उनके पीछे के सामाजिक दबाव को परत दर परत खोलते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद यहाँ फिल्म की कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि जब दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं, एक जो परंपरा में जकड़ी हुई है और दूसरी जो आजादी की बात करती है, जब वो प्यार के कारण टकराती हैं? हाँ, तो क्या होता है? ये सिर्फ दो लोगों के प्यार की नहीं, बल्कि दो परिवारों के बदलने की कहानी है। तो चलिए इस टकराव की जड़ें कहाँ हैं, ये समझने के लिए पहले चलते हैं दिल्ली रंधावा मेंशन में। स्रोतों के मुताबिक ये जगह कैसी है? 3 शब्दों में कहें तो पैसा, ताकत और शोर। बिल्कुल। यहाँ परिवार की मुखिया हैं धनलक्ष्मी रंधावा, एक सख्त दादी जिनका कहा ही पत्थर की लकीर है। और यहाँ हमें पितृसत्ता का क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। अब पितृसत्ता या पैट्रियार्की, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, पर इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा सिस्टम जहाँ घर के बड़े मर्द ही सारे फैसले लेते हैं और औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो चुपचाप मान ले, भले ही वो फैसले उनकी अपनी जिंदगी के बारे में ही क्यों ना हो। बिल्कुल, रंधावा मैंशन में यही होता है। और इसी माहौल में पला बड़ा है रॉकी रंधावा, दिखावा पसंद, थोड़ा लाउड लेकिन दिल का साफ। वो अपनी दादी का अंधभक्त है और उसकी दुनिया की समझ बहुत सीधी है। मर्द ताकतवर होते हैं और औरतें घर संभालती हैं। हाँ, लेकिन इस मस्कुलर बॉडी के पीछे एक ऐसा इंसान भी है जो बस प्यार और अपनापन चाहता है। और ये सिर्फ एक परिवार का फर्क नहीं है, ये बॉलीवुड के दो क्लासिक आर्केटाइप्स का टकराव है। जैसे एक तरफ हम आपके हैं कौन या कभी खुशी कभी गम वाला भव्य पारंपरिक परिवार, हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कोलकाता का शांत बौद्धिक चटर्जी परिवार। ये वेकअप सीड या पीकू वाली दुनिया है, जहाँ किताबें हैं, बहस हैं और विचारों को आजादी है। और वही हमारी मुलाकात होती है रानी चटर्जी से, एक तेज तर्रार न्यूज एंकर, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी हुई। वो बराबरी में विश्वास रखती है और उसके परिवार में औरतों को अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि शहर में एक साथ मौजूद है। सही बात है। और जब ये दो प्रतीक टकराते हैं तो चिंगानी तो निकलनी ही थी। बिल्कुल। कहानी के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात एक टीवी डिबेट में होती है। टॉपिक है आज की मर्दानगी। हाँ। रॉकी अपनी पारंपरिक सोच का बचाव करता है और रानी उसकी क्लास लगा देती है। हाँ, बुरी तरह, और वो बहस वायरल हो जाती है। और यहीं से कहानी में एक पुराना राज भी सामने आता है। वो अधूरी प्रेम कहानी वाला। हाँ, पता चलता है कि दशकों पहले रॉकी के दादा और रानी की दादी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अहंकार, क्लास का फर्क और भाई पितृसत्ता जो हमने रंधावा मेंशन में देखी, उस रिश्ते पर हावी हो गई और उन्हें अलग कर दिया गया। ये खुलासा कहानी के लिए बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। ये बताता है कि रॉकी और रानी का रिश्ता सिर्फ एक संयोग नहीं है, वो अनजाने में इतिहास की उसी गलती को सुधारने का एक मौका है। अब सवाल ये है कि क्या वो इस इतिहास को दोहराएंगे या एक नई कहानी लिखेंगे। और ये उनके प्यार का नहीं बल्कि उनकी हिम्मत का इम्तिहान है। बिल्कुल। और इसी हिम्मत को दिखाने के लिए रॉकी शादी का प्रस्ताव रखता है और फिर परिवार मिलते हैं, और मिलते ही जो धमाका होता है, हाँ वो तो देखने लायक है। रंधावा परिवार बंगालियों के कल्चर का मजाक उड़ाता है, उनके खाने पीने का, उनके इंटेलेक्चुअल होने का। और दूसरी तरफ चटर्जी परिवार, रंधावा परिवार की वो दकियानुसी सोच और औरतों के प्रति उनके रवैये को देखकर हैरान रह जाता है। बात तब हद से गुजर जाती है जब धनलक्ष्मी सबके सामने रानी का अपमान करती हैं। वो उसके करियर, उसकी सोच, उसकी आजादी, हर चीज पर सवाल उठाते हैं। नतीजा शादी से साफ इनकार। दोनों परिवार अपनी अपनी दुनिया को बचाने के लिए दीवार खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल आता है। हाँ। ये जो अदला बदली वाला आइडिया है कि 3 महीने तुम मेरे घर रहो, मैं तुम्हारे घर रहता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता? क्या असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है, और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि फिल्म इसे एक सामाजिक प्रयोग की तरह देखती है। अच्छा। इसका मकसद असलियत दिखाना नहीं, बल्कि एक बड़ी बात कहना है। वो ये कि हम अपनी सोच की कमियों को तब तक नहीं देख पाते जब तक हम किसी और की जगह पर खड़े होकर उनकी दुनिया को नहीं देखते। सही कहा।
ये अदला बदली सिर्फ घर बदलना नहीं है, ये एक दूसरे का नजरिया पहनने की कोशिश है। ये सहानुभूति और अनुकूलन की परीक्षा है। तो इस अदला बदली का रॉकी पर क्या असर हुआ? दिल्ली का जो शेर था वो कोलकाता जाके क्या बन गया? वो जाकर एक भीगी बिल्ली बन जाता है। सच में? हाँ, चटर्जी परिवार में हर कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, साहित्य और कला पर चर्चा हो रही है, और रॉकी इन सब में खुद को एकदम बाहरी और छोटा महसूस करता है। जिंदगी में पहली बार उसे हीनता का एहसास होता है। हाँ, कि पैसा और बॉडी ही सब कुछ नहीं है। ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक होगा। वो तो हमेशा अटेंशन के सेंटर में रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ रॉकी का किरदार एक बहुत ही परिपक्व काम करता है। वो गुस्सा करने या भाग जाने की बजाय वो सुनना और सीखना शुरू करता है। स्रोत एक खास सीन का जिक्र करते हैं जहां वो रानी की माँ के साथ ब्रा शॉपिंग के लिए जाता है। हाँ। दिल्ली में उसने शायद इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उस दुकान में उसे पहली बार एहसास होता है कि औरतों की दुनिया में कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मर्द या तो नजरअंदाज करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। सम्मान वहीं से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों को समझने से। मतलब उसकी मर्दानगी की परिभाषा बदल रही थी। वो समझ रहा था कि ताकत चिल्लाने में नहीं, चुपचाप किसी की बात सुनने में भी हो सकती है। हाँ, और सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, उसकी पूरी सोच बदल रही थी। वो इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि असली मर्द वो नहीं जो औरत को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो उसका सम्मान करे और उसे आगे बढ़ने में मदद करे। ये तो हुई रॉकी की बात। वहीं दिल्ली में रानी का संघर्ष कैसा था? ओह, उसका सामना तो सीधे धनलक्ष्मी और उनकी पितृसत्ता से था। रानी का संघर्ष बिल्कुल अलग था। उसे रंधावा मैंशन में भावनात्मक घुटन और लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मुझे कहा जाता है कि नौकरी छोड़ दो क्योंकि घर की बहू काम नहीं करती। हाँ, और उसे हर छोटी बड़ी बात पर टोका जाता है। लेकिन रानी चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। वो सवाल करती है। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, है ना? नहीं, वो घर की दूसरी औरतों के लिए भी एक उम्मीद बनती है। सही पकड़ा। वो उस कठोर घर के अंदर बदलाव की एक चिंगारी बन जाती है। वो रॉकी की माँ जो सालों से अपने सिंगिंग के पैशन को दबाए हुए हैं, उसे गाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाँ, वो रॉकी की भाभी जो एक बेहतरीन कथक डांसर थी, लेकिन शादी के बाद जिसने घुंघरू उतार दिए थे, उससे फिर से डांस करने के लिए प्रेरित करती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि पत्नी या बहू होने के अलावा भी उनकी एक पहचान है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि फिल्म में बदलाव की चिंगारी हमेशा औरतों से ही क्यों शुरू होती है? अच्छा पॉइंट है। रॉकी की माँ हो, भाभी हो या खुद रानी, क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालते हैं कि आज भी सामाजिक बदलाव का सारा बोझ औरतों पर ही क्यों है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और स्रोत ये बताते हैं कि फिल्म शायद ये दिखा रही है कि जिस पर जुल्म होता है, क्रांति की आवाज भी सबसे पहले वहीं से उठती है। रंधावा मैंशन के मर्दों को तो उस दमनकारी सिस्टम से फायदा हो रहा था, इसलिए उन्हें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। बदलाव की जरूरत तो औरतें महसूस कर रही थी। सही बात है। रानी बस उस दबी हुई आवाज को एक मंच दे देती है, और ये चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप ले लेती है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक पारिवारिक समारोह में धनलक्ष्मी सबके सामने रानी को जलील करती हैं। हाँ, वो दुर्गा पूजा का सीन, वो एक बहुत मुश्किल सीन है। बहुत। और वो दिखाता है कि कैसे परिवारों में सम्मान और परंपरा के नाम पर किसी के आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है। रानी के लिए वो बर्दाश्त की आखिरी हद थी। वो स्वाभिमान के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। और यहीं पर हमें रॉकी का वो बदलाव दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, पहली बार वो अपनी दादी के खिलाफ खड़ा होता है। वो उस औरत के सामने सच बोलता है जिसकी उसने हमेशा आंख बंद करके पूजा की थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा पल है। वो सिर्फ रानी के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो सच के लिए लड़ रहा होता है। सही। वो अंधी आज्ञाकारिता की जगह प्यार और सही गलत की समझ को चुनता है। असल में ये रॉकी के एक लड़के से एक आदमी बनने का सफर है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। परिवारों को लगता है कि वो जीत गए, उनकी पुरानी दुनिया बच गई, लेकिन असल में उनके घरों में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। हाँ, रंधावा परिवार को रानी की ऊर्जा और उसके उठाए सवालों की कमी महसूस होती है। और चैटर्जी परिवार रॉकी की मासूमियत और जिंदा दिली को याद करता है। और यही अलगाव आत्मचिंतन का कारण बनता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अब तक बदलाव बाहरी था जो रॉकी और रानी ला रहे थे, लेकिन अब पहली बार परिवार अंदर से बदलना शुरू होते हैं। खासकर धनलक्ष्मी। हाँ, खासकर धनलक्ष्मी। उन्हें एहसास होता है कि कैसे उनका अहंकार और उनकी जिद दशकों पहले की गई गलती को ही दोहरा रहे हैं। उन्हें याद आता है कि इसी पितृसत्ता ने उनकी अपनी खुशी को भी कैसे नष्ट कर दिया था। और अंत में परिवार अपनी गलतियां मानते हैं।
वो समझते हैं कि परंपरा का मतलब किसी को पिंजरे में बंद करना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। रॉकी और रानी फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार विद्रोही प्रेमियों के तौर पर नहीं। बिल्कुल नहीं, वो दो ऐसे परिपक्व लोगों के रूप में मिलते हैं जिन्होंने एक दूसरे की दुनिया को न सिर्फ सहा है बल्कि सम्मान देना भी सीखा है। तो उनकी शादी किसी समझौते का नतीजा नहीं है? नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और सांस्कृतिक तालमेल का एक उत्सव बनती है। ये दो संस्कृतियों का टकराव नहीं बल्कि संगम होता है, जहां दोनों परिवार एक दूसरे की परंपराओं को अपनाते हैं। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद हम क्या कह सकते हैं? इस कहानी का सार सिर्फ ये नहीं है कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। नहीं, संदेश कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, कि प्यार को कंट्रोल नहीं, आजाद करना चाहिए और परंपरा को समय के साथ बदलना चाहिए, वरना वो बोझ बन जाती है। और दो बहुत जरूरी बातें। पहली, कि मर्दानगी में कोमलता और संवेदनशीलता की भी जगह होती है। और दूसरी, कि नारीवाद यानी फेमिनिज्म कोई विद्रोह नहीं है, ये बस संतुलन और बराबरी की एक सीधी सी मांग है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया, रॉकी और रानी की ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सोच बदलने की कहानी है। सही बात है। कहानी का अंत हमें दिखाता है कि जब कोई एक इंसान सवाल करने की हिम्मत करता है तो पूरा परिवार बदल सकता है। रॉकी ने अपनी दादी से सवाल किया, रानी ने पूरे रंधावा परिवार की सोच पर सवाल उठाया। और यही हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति के अंदर जीवन भर से चली आ रही किसी मान्यता पर सवाल उठाने की ये हिम्मत आती कहाँ से है? वो पहला विचार, शक का वो पहला बीज कहाँ से पैदा होता है जो इतने बड़े बदलाव की वजह बनता है? हाँ, क्या वो प्यार होता है, कोई नई जानकारी होती है, या किसी दूसरे का दर्द देखकर पैदा हुई सहानुभूति? शायद जवाब इन सब के मिश्रण में ही कहीं छिपा है।